वेलकम टू द रियल रूम विद प्रदीप। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक सिर्फ न्यूज में नहीं, हमारे आसपास, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, इवन यंगस्टर्स में हो रहे हैं। विंटर्स हो या स्ट्रेस, जिम हो या लाइफस्टाइल, सब लोग एक ही बात पूछ रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ क्यों रही हैं। और इसी कंफ्यूजन को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाने के लिए मेरे साथ हैं आज डॉक्टर दीपक पुरी। Dr. Deepak Puri is a chairman of cardiovascular thoracic surgery at Paris Health and the founder chairman of Cardiomersion, जहां हार्ट केयर को एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वेलकम डॉक्टर दीपक पुरी। Dr. Puri, welcome to our show on the Real Room with Pradeep. थैंक यू जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम विंटर्स में लोग बोलते हैं हमें जैसे लोगों को बहुत हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, हार्ट अटैक्स बहुत बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। विंटर्स में जो होता है, एक तो बाहर का टेम्परेचर कम होता है और हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा ब्लड पंप करना पड़ता है थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि उससे जो है बाहर के टेम्परेचर की वजह से ठंडी ना हो जाए बॉडी, तो उसको वार्म रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। और उसके अलावा जो हमारे ब्लड की जो आर्टरीज होती हैं उनमें भी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, वो टाइट हो जाती हैं विंटर्स में, और जो ब्लड की अंदर विस्कोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। जो हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं जिनकी वजह से क्लॉट बनते हैं, उनका जो होता है स्टिकीनेस भी बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो है हमारे क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। प्लस विंटर्स में हमारे विटामिन डी के लेवल भी डाउन चले जाते हैं, क्योंकि सनलाइट को एक्सपोजर कम होता है। और जो हमारी बॉडी में एक स्क्वालिन होता है जो सनलाइट के एक्सपोजर से वो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर सनलाइट का एक्सपोजर ना हो तो वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाते हैं। प्लस लोग विंटर्स में जो है थोड़ी हैवी मील्स खाते हैं और उनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो जाता है, वो बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ कम कर देते हैं, और उसकी वजह से हमारी कैलोरी कंजम्पशन तो ज़्यादा हो रही है लेकिन हम उसको बर्न नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से भी टेंडेंसी बढ़ जाती है। और स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन में वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है कई बार। और इन सब बातों के अलावा ये होता है कि जैसे स्पेशली जो लोग आउटडोर एक्टिविटी करते हैं और ठंडी हवा चल रही होती है और अगर अच्छे वार्म क्लोथ्स नहीं पहने हुए, तो उस टाइम पे हार्ट अटैक होने के, या कई अर्ली मॉर्निंग सैर पे चले जाते हैं, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम सबको विंटर्स में कहते हैं कि जब दिन चढ़ जाए, सनलाइट आ जाए, उसके बाद ही आप वॉक करने जाइए, अर्ली मॉर्निंग ना जाइए। तो जैसे हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक्स जो ठंड की वजह से आते हैं, ये एल्डरली पेशेंट्स को आते हैं या यंगस्टर्स को भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है? यंगस्टर्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उनको डिफरेंट कारण से होती है। जैसे यंगस्टर्स अगर बहुत ठंडी वातावरण में अगर कोई जैसे ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त कई बार अरिथमिया प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। और कई बार जो अकस्टम्ड एक्टिविटी या जितने हार्ट की टॉलरेंस है, अगर उसको एक्सीड कर जाएं वो, तब भी सडनली यंगस्टर्स में हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। सिर्फ हार्ट रेट इश्यूज आते हैं, इसका ब्लड प्रेशर से कोई लेना देना है? हाँ, विंटर्स में ज़्यादातर लोगों के ब्लड प्रेशर भी बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी आर्टरीज टाइट हो जाती हैं, तो जैसे जैसे एज बढ़ता है तो हमारी आर्टरीज जो है वो ज़्यादा रिजिड होने शुरू हो जाती हैं। जैसे यंग एज में तो आर्टरीज इलास्टिक होती हैं, तो जैसे हमारा हार्ट का पंपिंग इंक्रीज होता है, तो जब फोर्स ऑफ पंपिंग ज़्यादा होता है तो हमारी इलास्टिक आर्टरी जो होती है वो फैल जाती है, तो उसकी वजह से वो अंदर का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ नहीं होता। लेकिन जैसे एज बढ़ती है तो वो लेड पाइप्स की तरह रिजिड हो जाती हैं, तो उसमें जो वो एक्सपैंड नहीं कर पाती प्रॉपरली,
तो जब हार्ट फोर्सफुली बीट करता है तो क्योंकि वो एक्सपैंड नहीं कर पा रही तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। डॉक्टर पुरी, ज़्यादातर अब हम ये देखते हैं जैसे अराउंड 30s, जो 30s वाले पेशेंट्स भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, वो भी सडन हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो रही है। जैसे पहले हम बोलते थे हार्ट अटैक्स थोड़े एल्डरली पेशेंट्स को आते होते थे। अब नॉर्मली एक 25 साल वाले को भी हार्ट अटैक आ रहा है, 30 साल वाले को भी आ रहा है, समटाइम्स उससे कम एज वाले को भी हार्ट अटैक्स हमने सुने आते हैं। तो व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर दैट? उसके भी बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये है कि जो हम इंडियंस हैं, हम जेनेटिकली जो हैं वो प्रोन हैं अर्ली एज में हार्ट अटैक के लिए कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। हुँ। तो पहले भी जो हार्ट अटैक्स इंडियंस में आते थे वो जो वेस्टर्न पॉपुलेशन से अराउंड 15 ईयर्स पहले ही आ जाते थे। और एशियंस में जो है हार्ट अटैक की जो रिस्क है वो वेस्टर्न पॉपुलेशन से अधिक है। और जैसे यूएस में जब मैं था तो वहाँ पे जनरली जो पेशेंट्स होते थे वो 75 ईयर्स के या 65 से जनरली अबव ही होते थे। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन इंडिया में जो है हमारे पहले पेशेंट जो ज़्यादातर वो 50s में आते थे और 60s में कम पेशेंट आते थे, फिर 40s में भी आने लगे, फिर हुँ। 30s में भी आने लगे, अब 20s में भी आने लगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके कुछ कारण तो ये हैं कि हमारी जो यंगर जनरेशन का लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। हुँ, हुँ, हुँ। सेडेंटरी है वो, ज़्यादातर वो सिटिंग जॉब्स हैं और लॉन्ग उनके वर्किंग आवर्स हैं। नाइट में उनकी स्लीप पूरी नहीं होती है हुँ। और वो जो है ईटिंग हैबिट्स भी उनकी बहुत ख़राब हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ऑयली फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जंक फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। हुँ, कई लोग स्मोकिंग करते हैं, हुँ। अल्कोहल एक्सेस में लेते हैं और इन सारे वजह से भी जो है वो यंग एज में रिस्क फैक्टर बढ़ते जा रहे हैं। हुँ, हुँ। ओबेसिटी भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। तो ओबेसिटी जो एक होती है जो इनका बीएमआई होता है, तो हमारा बीएमआई का स्टैंडर्ड जो है वेस्टर्न पॉपुलेशन का जो है वो 30 से अबव जिनका बीएमआई होता है उनको ओबेस मानते हैं। लेकिन जो इंडियंस हैं उनका 25 से अबव जो है एशियंस और इंडियंस का 25 से अबव हम ओबेसिटी मानते हैं। ओके। और वेस्टर्न पॉपुलेशन में 25 से 30 तक ओवरवेट मानते हैं हुँ, और हुँ, हुँ। बिलो 25 जो है वो नॉर्मल मानते हैं अप टू ओके। 18। तो इंडियन पॉपुलेशन में जो है और एशियंस में हम 22 से लेके 25 तक ओवरवेट मानते हैं और 25 के अबव ओबेसिटी और 18 से 22 तक नॉर्मल मानते हैं। ओके। इसके अलावा इंडियंस में एक स्पेशली जो होता है ये ट्रंकल ओबेसिटी ज़्यादा होती है जिसको हम एप्पल शेप्ड ओबेसिटी बोलते हैं। वेस्टर्न पॉपुलेशन में पियर शेप्ड ओबेसिटी होती है। ओके। तो उसमें जो होता है ओवरऑल बॉडी में फ़ैट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, शोल्डर्स में, थाइज़ में, हिप्स में। लेकिन इंडियंस में जो होता है ओवरऑल बॉडी जो होती है वो फाइन होती है, लेकिन जो अब्डोमेन में ज़्यादा हुँ, हुँ। फ़ैट होता है। तो पेट में ज़्यादा फ़ैट होने की वजह से जो होता है ये कार्डियक रिस्क भी ज़्यादा होता है, हुँ। कैंसर्स का रिस्क भी ज़्यादा होता है ओके। और उसमें डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन का रिस्क और हुँ। जितनी भी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है उनका रिस्क बढ़ जाता है। तो जो एक बहुत ही एक्यूरेट पैरामीटर अगर हम मानें कि अगर आपका जो वेस्ट सरकमफ्रेंस है आपकी हाइट के हाफ से कम होना चाहिए। ओके। तो अगर हाइट के हाफ से ज़्यादा है हुँ। तो दैट मीन्स कि आपको जो है ये एप्पल शेप्ड ओबेसिटी है, तो उसमें आपका फिर कार्डियक रिस्क बढ़ जाता है। ओके। अब कई ऐसे यंगस्टर्स हैं या अब यंगस्टर्स भी कह सकते हैं या 40s वाले, 50s वाले, वो जिम जाते हैं, फिटनेस फ्रीक होते हैं, बट सडनली कोलैप्स कर जाते हैं या कोई सडन हार्ट अटैक आ जाता है वहाँ पर उनको। वो मतलब कहने को तो वो फिटनेस मतलब अपना ध्यान भी रख रहे हैं, एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, उसके बाद उनको हार्ट अटैक्स क्यों? मतलब जैसे हम बोलते हैं कि ध्यान रखना चाहिए बॉडी का, फिटनेस फ्रीक होना चाहिए, उसके बाद भी उनको हार्ट अटैक्स के चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं वहाँ पर? उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है ना कि जो एक्सरसाइज है ना उसका एक्सरसाइज का भी जो बेनिफिट्स हैं और बैड इफ़ेक्ट्स हैं उसका एक यू शेप्ड कर्व होता है कि जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते ना हुँ। उनका रिस्क जो होता है हार्ट अटैक्स का और लाइफस्टाइल डिजीज़ का ज़्यादा होता है। ओके। तो मान लो कि कोई बिल्कुल भी नहीं कर रहा तो उसका रिस्क इतना हाई है, हुँ। लेकिन जब वो करने लगते हैं तो उनका रिस्क डाउन आने लग जाता है। फिर डाउन आते 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 एक लेवल आ जाता है, पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्सरसाइज के बाद वो प्लेटू हो जाता है। तो उसके बाद जो है अगर वो फिर भी उसके उससे भी एक्सेस में एक्सरसाइज करते हैं तो वो अगेन बढ़ना शुरू हो जाता है।
तो ओके। फिर बढ़ते 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 वो इतना भी बढ़ सकता है कि जितना पहले बेसलाइन उनका बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे होना था रिस्क, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ओके। तो हर इंसान के हार्ट की एक टॉलरेंस होती है। हुँ, तो जब हम अपने हार्ट की टॉलरेंस को एक्सीड कर देते हैं, हुँ, एक्सेस में करते हैं, तो जो है एक तो हमारा हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे जो हार्ट की आर्टरीज़ का सप्लाई भी इफ़ेक्ट हो सकता है। उसमें अरिथमिया भी प्रेसिपिटेट हो सकता है जब रिदम की प्रॉब्लम होती है, जिससे हार्ट फड़क जाता है। हुँ, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई डिफेक्ट होते हैं हार्ट में जो एपरेंट नहीं होते नॉर्मल एक्टिविटी पे, हुँ, तो उनकी वजह से भी किसी की सडन डेथ हो सकती है। क्योंकि जब हम जिम में जाते हैं तो हम उनकी कोई कार्डियक स्क्रीनिंग नहीं करते। तो इंडिया में सीधा आप कभी भी जाके अपने को एनरोल कर लो, और जो वहाँ पे जो ट्रेनर्स होते हैं वो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं होते। तो वो उनको कोई डिफरेंस नहीं पता कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की हार्ट की कितनी टॉलरेंस है और दूसरे की हार्ट की कितनी टॉलरेंस है। तो उनको सबको वो एक सिमिलर लेवल ऑफ एक्टिविटी कराने की कोशिश करते हैं, और उनका जो मेन पर्पस होता है वो फोकस होता है उनका मसल बिल्डिंग पे, और वो फिटनेस उसी को मानते हैं कि जिसके ज़्यादा मसल हो गए वो ज़्यादा फिट हो गया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो आपकी बॉडी के फिटनेस का जो डेफिनेशन है वो सिर्फ मसल से नहीं है, वो एक्सटर्नल अपीयरेंस से भी नहीं है। आपका हार्ट भी फिट होना चाहिए, और आपका ब्रेन भी फिट होना चाहिए, और आप मेंटली सोशली भी फिट होने चाहिए। और कुछ वो एक्सेस में दे देते हैं, वहाँ पे प्रोटीन इनटेक बहुत कर देते हैं वो, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की किडनीज भी डैमेज हो जाती हैं, और कई लोगों को स्टेरॉयड दे देते हैं जिसकी वजह से उनके ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, उनके स्पाइन डीजनरेट होने शुरू हो जाती है, और कईयों को वो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगा देते हैं। तो इन सब की वजह से भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ओके। और कई बैंड प्रोडक्ट्स हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, वो इंडिया में फ्रीली मिलते हैं जिम्स में बहुत सारी। तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक डेथ्स हो रही हैं। और कुछ हमने ये भी देखा है कि जो कोविड के बाद जो है बहुत सारा डाटा रिवील करता है कि जो यंगर एज ग्रुप है 25 से लेके 44 साल के बीच में, उनमें सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है आफ्टर कोविड, और उसकी वजह से कई बार कईयों का हार्ट का पंपिंग भी कम हो जाता है, और कईयों को रिदमिया होने का भी चांस, जो हार्ट फड़कने का चांस भी बढ़ जाता है। तो वैसे तो जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी है उनमें ये रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जिनको कोविड हुआ था लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, उनमें भी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ गया है ये रिस्क। ओके। तो ये चीज़ जो है ये भी काफ़ी अलार्मिंग है, और स्पेशली जो यंगर पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा बढ़ता है। और उसका मेन कारण ये होता है कि जो अगर हमारे जो हार्ट में ब्लॉकेजेस होती है, वैसे तो वो जन्म से ही, बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे हम जो कंज्यूम करते हैं एक्सेस, अगर हम फैटी मील्स खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हमारे ब्लड में ज़्यादा होते हैं तो वो अंदर डिपॉजिट होता रहता है। लेकिन कितनी फास्ट बढ़ेगा ये या तो उनके हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कुछ जो होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं हमारे जो मॉडिफाइबल हैं रिस्क फैक्टर। तो जो नॉन मॉडिफाइबल है उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें जो अगर हम उनको कंट्रोल नहीं कर रहे तो फिर वो हमारे तेज़ी से बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो ब्लॉकेजेस है। और अगर हमारे स्लोली अगर ब्लॉकेज बढ़ रही है तो हमारी कुदरती जो होती है हमारे हार्ट में कोलेटरल सर्कुलेशन होती है, जो छोटी छोटी आर्टरीज की ब्रांचेस होती हैं वो खुल जाती हैं, क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है। और स्पेशली अगर उनका एक्टिव लाइफस्टाइल है तो हार्ट अपनी तरफ से नेचर ट्राई करती है हार्ट के मसल को प्रिजर्व करने के लिए, वो छोटे छोटे रास्ते खोल देती हैं, वो कुदरती भगवान ने बनाए हुए। ओके। लेकिन जब ये प्रॉब्लम अगर यंगस्टर्स में होती है और उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है तो ये जो कोलेक्टल सर्कुलेशन खुली नहीं होती। तो कोलेक्टल खुलने से ये फ़ायदा होता है कि अगर आपकी मेन आर्टरी बंद हो जाती है
तो फिर भी हार्ट को ब्लड सप्लाई मसल को कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो उससे मसल चाहे काम कम कर रहा होगा तक उस टाइम, लेकिन मसल डेड नहीं होएगा फिर। लेकिन जब उनकी आर्टरीज कोलेक्ट्रल खुली नहीं है, तो फिर जैसे आर्टरी बंद होती है तो क्योंकि और कोई ब्लड सप्लाई है नहीं, तो हार्ट का मसल डेड होना शुरू हो जाता है। और अगर विद इन 1 आवर अगर हम उसको नहीं रिस्टोर करते हैं तो फिर वो हमेशा के लिए डेड हो जाता है मसल। तो इसलिए यंगस्टर्स में जो है हार्ट अटैक अगर हो जाता है तो फेटल होने के चांसेस बहुत हैं। डॉक्टर पुरी, कुछ ऐसे अर्ली साइंस हैं जो हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं बट वो हार्ट प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देते हैं? डेफिनेटली जो बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि जो हार्ट की टिपिकल पेन है कि लेफ्ट साइड में होगी, शोल्डर को रेडिएट होगी या अपर आर्म को रेडिएट होगी, तो वो सब लोग में नहीं होती है। बहुत सारे लोगों में, ऑलमोस्ट 50% लोगों में ऐसी पेन टिपिकल नहीं होती है, और वो किसी और फॉर्म में भी हो सकती है पेन। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी नाभि है उसके ऊपर अगर कहीं पे भी हमारे नाभि के ऊपर पेन होती है, चाहे वो राइट साइड में होती है, चाहे लेफ्ट साइड में होती है, शोल्डर में होती है, आर्म में होती है, बैक में होती है, नेक में होती है, कई बार चोकिंग सेंसेशन होती है, वो बहुत खतरनाक होती है। लेफ्ट मेन डिजीज में जो होता है, इंसान को जब भी कोई एक्टिविटी करने लगते हैं एग्जर्शन पे चोकिंग होती है, वो बहुत ही एक खतरनाक साइन होता है। और बहुत सारे जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको पेन होता ही नहीं, साइलेंट अटैक आ जाते हैं। और फीमेल्स में भी टिपिकल पेन होती नहीं है। फीमेल में कई बार ऐसा होता है कि कई बार पोस्ट मेनोपॉजल जो हार्मोनल डिसऑर्डर है उसके साथ कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, इवन डॉक्टर्स भी। उनमें कई बार ऐसा होता है कि अजीब सी सेंसेशन हो रही है, वीकनेस हो रही है, लेथार्जी हो रही है, या उनको हेडेक्स हो रही हैं। और जो डॉक्टर के पास जाते हैं कई बार वो सारा कुछ देखने के बाद उनको लगता है कि शायद कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो वो कई बार साइकेट्रिस्ट को रेफ़र कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो है फीमेल्स में आफ्टर मीनोपॉज जो होता है वो हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है काफ़ी। जब बिफोर मीनोपॉज जो होता है उनमें थोड़ा प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है हार्मोन्स की वजह से। ओके। तो वो सिम्टम्स जो है कई बार मिस कर जाती हैं। कई 50% ऑफ द फीमेल्स को जब पहली बार हार्ट अटैक होने के बाद ही पता लगता है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उससे पहले डिटेक्ट ही नहीं होता। तो ये सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और कई लोग गैस प्रॉब्लम की वजह से एसिडिटी को कंफ्यूज करते हैं कि एक्चुअल में हार्ट अटैक आ रहा होता है, लेकिन वो दवाइयाँ एसिडिटी की लेते रहते हैं। एक बार मैं टोक्यो से आ रहा था तो प्लेन में एक जो पैसेंजर थे उनको थोड़ी ऐसे डिस्कम्फर्ट हुआ, तो एयर होस्टेस ने एसिडिटी समझ के उनको एंटासिड दे दिए। उसके बाद फिर से उनको प्रॉब्लम हुआ, हाफ एन आवर के बाद तो फिर से उन्होंने उनको एंटासिड दे दिए। लेकिन उसके बाद वो काफ़ी सीरियस हो गए, तो उन्होंने अनाउंस किया कि अगर कोई डॉक्टर हैं तो हमें बताइए। तो मैं रश करके जब गया तो वो बैक सीट पे थे। तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो पेशेंट को कोलैप्स हो रहे थे, और मैंने उनको जब एग्ज़ामिन किया तो उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया था। तो उनको फिर हमने फ्लोर पे लेटा के और उनका सीपीआर करके उनको रिवाइव किया, और फिर मैंने उनको क्रू को बताया कि ये तो कार्डियक अरेस्ट हो गया है इनको, तो मोस्ट लाइकली हार्ट अटैक हुआ होगा इनको। तो फिर हमने उनको कहा कि वी हैव टू लैंड समवेयर। तो हम उस टाइम पे सी पे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी नियरेस्ट लैंड इज़ चाइना, दैट इज़ 3 आवर्स अवे। और मैंने उनको कहा कि अगर चाइना में हम जाते हैं तो आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे वो हमारे को एकदम से ट्रीटमेंट मिल जाएगा वहाँ पे, तो कैन वी गो टू इंडिया समवेयर नियरेस्ट। तो उन्होंने कहा कि कैलकटा इज़ नियरेस्ट, तो इट विल टेक मोर देन 5 आवर्स। तो फिर मैं आई टोल्ड देम कि यू काइंडली डाइवर्ट द फ्लाइट टू कैलकटा। तो फिर उन्होंने परमिशंस लिया लैंड से, और फिर दे सेड दैट यू विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी डाइवर्टेड द फ्लाइट टू कैलकटा। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो एम्बुलेंस वाज केप्ट रेडी, एंड पेशेंट को हमने शिफ्ट किया नियरेस्ट कार्डियक सेंटर में, और उनकी तुरंत एंजियोग्राफी की गई। तो उसमें उनकी जो आर्टरी थी, एलएडी आर्टरी जो होती है, वो 100% बंद थी। ओके। तो उसके बाद उसको खोलने के बाद देन ही वाज फाइन एंड ही इज़ नाउ
टोटली फिट एंड फाइन। हम्म। तो अब उस बात को भी 2 साल हो चुके हैं। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बार हम जो है डायग्नोसिस अगर करेक्ट ना करें तो वो एक कीमती ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। तो अगर हम टाइमली एक्शन करेंगे तो एक जान बचाई जा सकती है। तो अगर एक लेमैन को हार्ट अटैक आ रहा है या कोई कार्डियक अरेस्ट है, तो उसे कैसे हमें कैसे पता लगेगा कि इसको ये किन साइन से हमें पता लगेगा कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि नॉर्मल बंदे को ये चीज़ पता ही नहीं है। हाँ नॉर्मल जी। बंदा वही जैसे आपने बोला कि एसिडिटी हो गई, गैस है या वैसे ही कोई मसल पुल हो गया है। लोग यही सोच के इग्नोर कर देते हैं। बट कैसे फिर हमें पता लगेगा कि उसके लिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि एक तो जो है बहुत सारे हमारे पास स्क्रीनिंग्स हैं जो सिंपल क्वेश्चनेयर भी हैं हमारे, हम उसके QR कोड भी भेज सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे भी वो अवेलेबल हैं। वो उसको लोग भरें अगर, तो उनको थोड़ा आइडिया हो सकता है कि हमारे रिस्क फैक्टर हैं कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों को जो होते हैं रिस्क फैक्टर अगर हों तो पहले से ही हमको सतर्क हो जाना चाहिए और प्रिकॉशन लेना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल में करना चाहिए और किसी एक्सपर्ट की, कार्डियोलॉजिस्ट की, कार्डियक सर्जन की एडवाइस आप ले सकते हो। और उसके अलावा जो है हमको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो हमको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले तो ये होगा कि जैसे हम जो रूटीन एक्टिविटी करते हैं, अकस्टम्ड एक्टिविटी कहते हैं हम उसको, तो अगर आप जो अकस्टम्ड एक्टिविटी करने पे आपको कोई नया सिम्टम होता है, जैसे कि आप डेली जो है 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स चढ़ते थे ऑफिस में जाने के लिए, तो अगर आपको फर्स्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर के बाद सेकंड फ्लाइट में अगर कोई डिस्कम्फर्ट होने लगता है या फिर आपको ब्रेथलेसनेस होने लगता है, पैल्पिटेशन होने लगता है या कोई डिस्कम्फर्ट चेस्ट में होता है या पेन होता है। पेन ज़रूरी नहीं है कि चेस्ट में ही हो, आपको नाभि से लेके ऊपर कहीं पे भी अपर पार्ट ऑफ बॉडी में अगर कुछ पेन हो रहा है ऑन एक्सर्शन, और अगर आपको थोड़ा रेस्ट लेने पे, रुकने पे वो रिलीव हो रहा है, तो दैट गिव्स एन इंडिकेशन दैट दिस कुड बी अ कार्डिक प्रॉब्लम। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है आपको ये ध्यान रखना है, कई बार जो होता है सिंपल कोल्ड स्वेटिंग आती है, जब आपको बॉडी आपकी वार्म नहीं है, ठंडी ये हो रही है और आपको पसीना आ रहा है, तो ये भी एक बहुत ही सीरियस जो है साइन है कि आपको कोई कार्डिक प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार लोगों को खाली वॉमिटिंग आती है और नौजिया होता है और वो अंडरलाइंग उनको हार्ट अटैक क्या पता आ रहा हो। तो अगर कोई भी अनयूजुअल हमको सिम्टम आता है या फीमेल्स में जो है अगर उनको लगता है कि उनको बहुत वीकनेस महसूस हो रही है या वो अपनी फुल एनर्जी लेवल नहीं आ रहा, तो उनको पहले एक बार कार्डिक स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए किसी एक्सपर्ट से। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं वो गूगल सर्च करते हैं या वो इससे ChatGPT से ढूंढते हैं और वो खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं। वो बहुत ही एक डेंजरस बात है। डेंजरस हाँ प्रोसेस जी। है। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना वो रॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं, अपना रॉन्ग डायग्नोसिस की वजह से उनकी मेन प्रॉब्लम मिस हो जाती है और फिर सडनली जब उनको कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तभी मालूम पड़ता है और कई बार कई लोगों की जान भी चली जाती है। सो व्हाट इज द राइट एज स्क्रीनिंग करवाने के लिए? फर्स्ट स्क्रीनिंग अगर हमने लेनी हो तो व्हाट इज द राइट एज? स्क्रीनिंग के लिए कोई ऐसे पर्टिकुलरली एज नहीं मैं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि बचपन से ही हमको हेल्थ अवेयरनेस दिलाना चाहिए। बचपन से जो पेरेंट्स की ड्यूटी है, टीचर्स की ड्यूटी है कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने फैमिली को अवेयरनेस दिलाएं, उनकी हेल्दी डाइटरी हैबिट्स डालें और उनको सेडेंट्री लाइफस्टाइल के बजाय उनको एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी इंश्योर करें कि डेली वो करते रहें। और उसके बाद फिर जो लाइफस्टाइल वाले स्क्रीनिंग है वो अपना करते रहें, उसमें से उनको पता लगता रहेगा कि कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं आ रहा। स्पेशली जो टीनेज में जब मोस्टली लोग जो है गलत हैबिट्स अपनाते हैं, लेट नाइट जागने की हैबिट होती है, कई लोग कोई स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, कोई अल्कोहल अब्यूज़ करने लग जाते हैं, स्मोकिंग करने लग जाते हैं, कईयों का वेट गेन होना शुरू हो जाता है और कई लोग जो हैं वो स्ट्रेस ज़्यादा लेने लग जाते हैं। तो
अगर आपके लाइफ में कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं या आपकी जो लाइफस्टाइल में कोई एडिशनल रिस्क फैक्टर ऐड हो रहे हैं, फिर आपको ज़रूर मेडिकल एक्सपर्ट से एडवाइस लेना चाहिए। और हर एज ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीनिंग्स होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है स्क्रीन करने के बाद रिस्क फैक्टर को देखते हुए हम उनको टेस्ट एडवाइस करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं अपने लेवल पे ही टेस्ट करा लेते हैं, वो 50 पेज की रिपोर्ट होती है, फिर व्हाट्सएप पे भेज देते हैं और सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद फिर अगर उसमें कई एबनॉर्मेलिटी ना भी निकले, लेकिन फिर भी हम सुनने में आता है कि 2-4 दिन के बाद हार्ट अटैक से मर गए। तो इसलिए जो कोई भी जो टेस्ट होते हैं वो तभी आपके गलत आएंगे जब आपके डैमेज हो जाएगा, जब आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी उसके बाद टेस्ट में आएगा। लेकिन हमने प्रॉब्लम होने का वेट नहीं करना है, हमको अपना स्क्रीनिंग पहले से ही करके रखना चाहिए। और जो एक्सपर्ट होते हैं हम पहले ही बता देंगे कि आने वाले साल में आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम उनको अप्रोप्रिएट टेस्ट बताएंगे और अप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल चेंजेस। कई बार अनकन्वेंशनल मेथड से भी बहुत फ़ायदा होता है, जैसे म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक थेरेपी है, योगा है और बहुत सारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, डांसिंग है। तो उससे भी हम अपने जो है रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमको अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, डाइटरी हैबिट जिसमें कि फ्रूट्स वेजिटेबल की कंजम्पशन ज़्यादा होनी चाहिए, सॉल्ट की कंजम्पशन कम होनी चाहिए। जो हम ये रिकमेंड करते हैं कि 5 ग्राम से कम होनी चाहिए सॉल्ट की इनटेक। तो जो छोटा टीस्पून होता है पूरे दिन की कुकिंग में वो उतना से ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए। जो शुगर की कंजम्पशन भी 1 टीस्पून से कम होनी चाहिए। ओके। और जो ऑयल की कंजम्पशन है वो विद इन 10 ml होनी चाहिए पर डे पर पर्सन। तो सिंपल हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि जैसे आपके फैमिली में 3 मेंबर्स हैं तो आप 1 मंथ में कितना ऑयल कंज्यूम करते हो, उसी से हमको आइडिया लग जाता है कि हमारा कंजम्पशन ज़्यादा तो नहीं है। तो अगर कोई 3 मेंबर्स हैं फैमिली में तो 10 ml अगर यूज़ करेंगे तो 30 ml पर डे यूज़ होगा और 1 मंथ में उनका 900 ml यूज़ होगा, तो 1 लीटर उनका यूज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि उनके किसी का 4 लीटर यूज़ हो रहा है, किसी का 5 लीटर, और कई लोग होते हैं वो बटर भी खा रहे हैं उसके अलावा, देसी घी भी खा रहे हैं उसके अलावा। तो फिर वो टोटल करते हैं तो ऑलमोस्ट जो डेली उनकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उससे वो कम से कम 4-5 गुना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एक्सीड कर तो फिर वो कहते हैं कि हमारा वेट कम नहीं होता, हमने बहुत डाइटिंग कर ली, हमने बहुत एक्सरसाइज कर ली, लेकिन उसके लिए फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी ऑयल कंजम्पशन कितनी है, कैलोरी कंजम्पशन कितनी है और हम उसको एडिक्वेटली बर्न कर रहे हैं कि नहीं। तो वो हम एक बहुत ही बैलेंस्ड वे में उनको एडवाइस करते हैं कि आप अपनी कंजम्पशन को अगर कंट्रोल करो तो आपकी जो आगे ये डायबिटीज़ होने का रिस्क, ओबेसिटी होने का, हार्ट अटैक होने का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। और जितनी आप कंज्यूम कर रहे हो उतनी आप बर्न भी कर रहे हैं, तो फिर आपका जो है ये लाइफस्टाइल डिजीज़ होने का चांसेस कम तो हो मेजरली आप कहना चाहते हैं कि अगर हम लाइफस्टाइल ठीक कर ले तो काफ़ी प्रॉब्लम से हाँ जी, ऑलमोस्ट 80% हार्ट की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। हैं। डॉक्टर पुरी, हमने ये वर्ड्स अक्सर सुने हैं जैसे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक आ गया। इनमें कुछ डिफरेंस है कि सब एक ही चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट सिनोनिम्स हैं? नहीं, ये टोटली डिफरेंट होते हैं और बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन होता है। एक तो मैं 1 बाय 1 सब बताऊंगा कि जो हार्ट अटैक होता है वो तब होता है जब हमारे हार्ट की आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है और ब्लड सप्लाई जो है मसल्स तक पहुंच नहीं पा रही है। तो उस टाइम वो एक इमरजेंसी है जिसमें कि जो फर्स्ट आवर होता है वो गोल्डन आवर होता है। तो अगर हम तुरंत जो है हॉस्पिटल पहुंच जाएं और हमारे वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो हम उसमें कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं और हमारी लाइफ भी सेफ रहेगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो गोल्डन आवर वेस्ट कर देते हैं, वो पहुंच नहीं पाते हॉस्पिटल, वो सेल्फ ट्रीटमेंट में ही लगे रहते हैं। तो उसकी वजह से, और कुछ लोग दूर होते हैं जो जिनका की नियरेस्ट हॉस्पिटल जो कार्डियक सेंटर है वो बहुत घंटे की दूरी पे है, तो उसमें फिर हम उनको एडवाइस करते हैं कि उसमें
कुछ इंजेक्शन होते हैं जिसको हम थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं, वो इंजेक्शन देने से उनके क्लॉट थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाएगा, तो उनको एक्स्ट्रा आवर्स मिल जाएंगे सेंटर तक पहुंचने के लिए, और थोड़ा वो अनस्टेबल होने के बजाय, रास्ते में कोलैप्स होके मरने के बजाय सेफली पहुंच सकते हैं। जो ये पेशेंट देर से पहुंचते हैं उसकी वजह से जो होता है हार्ट का मसल परमानेंटली डैमेज होना शुरू हो जाता है। ओके। तो जितने आज डिले होगा उतने मसल जो है प्रोपोर्शनेटली डैमेज होता रहेगा, और आफ्टर 8 to 10 आवर्स जो है मैक्सिमम मसल जो होता है वो फिर डेड होना लग जाता है। तो अगर मसल जो है वो डैमेज हो गया, डेड हो गया, तो फिर अगर पेशेंट बहुत सिक होता है, उसको आजकल बहुत एडवांस हो गया है ट्रीटमेंट, तो हो सकता है कि हम पेशेंट की मोस्टली जान तो बचा ही लेते हैं, लेकिन वो रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए वो फिर हार्ट फेलियर का पेशेंट बन जाता है। ओके। तो हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट जो पंप करता है, नॉर्मली एक बीट में वो कम से कम 50% ब्लड को पंप कर देता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेकिन अगर वो एक बीट में 50% से कम पंप कर रहा है तो फिर इसका मतलब कि वो फेल हो रहा है। कई बार वो 50% कर देता है पंप, लेकिन फिर भी फेल हो सकता है। तो अगर 40% से कम पंप कर रहा है वो पर बीट, तो फिर उसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो कई हमारे पास पेशेंट ज़्यादातर आते हैं जिनका कि पंपिंग 20% पंप कर रहा है हार्ट और 15% पंप कर पा रहा है, तो वो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज है। फिर उसमें बहुत सारा मसल डेड हो चुका होता है। कुछ मसल जो होता है उसमें जान होगी लेकिन वो बीट नहीं कर रहा, लेकिन अगर उसको हम खून का दौरा वापस पहुंचा दें तो वो दोबारा से बीट करना शुरू कर सकता है, तो उसको हम हाइबरनेटिंग मसल बोलते हैं। ओके। तो अगर हमारे पास जल्दी पहुंच जाएंगे पेशेंट तो उसमें रिस्क भी कम होगा और उसमें कॉम्प्लिकेशन भी कम होंगी और उसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम सब लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि ये दूर दूर तक सबको अवेयरनेस दिलाओ कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है हार्ट की तो उसमें जल्दी ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि आजकल हार्ट का ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो चुका है, इतना सेफ हो चुका है कि अगर टाइमली ट्रीटमेंट कराएंगे तो उसमें पूरी तरह से जो है उनको हम कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी उनकी जो सर्वाइवल है वो बढ़ा सकते हैं पेशेंट्स का। लेकिन पेशेंट सोचते हैं कि अभी तो हमारे को कुछ हुआ नहीं, हम तो ठीक ठाक कर रहे हैं, हम तो रोज़ अपना रूटीन कर रहे हैं, तो हम क्यों ट्रीटमेंट कराएं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो अभी तो हम ठीक हैं लेकिन आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ये हमको मालूम नहीं है। तो डॉक्टर जो है अगर आपको एडवाइस दे रहे हैं कि भाई आपका ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो अगर वो नहीं कराएंगे तो उनकी लाइफ कट शॉर्ट हो रही है। फिर सडनली एक दिन ऐसी स्टेज आ जाएगी कि वो कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे और सडनली या तो कोलैप्स हो जाएंगे या फिर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी कि बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े प्रोसीजर करने पड़ेंगे, उसके बाद भी जो है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। So heart attack and cardiac arrest is one and the same thing? नहीं, कार्डियक अरेस्ट जो है वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि आपका हार्ट टोटली बंद हो गया बीट करना। ओके। तो कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है, या फिर कई बार जो हार्ट फड़क जाता है जैसे रिदम की प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारे घर में एक तो बिजली का कनेक्शन होते हैं, सर्किट होते हैं, दूसरे हमारे पानी की पाइप्स होती हैं। तो जो पानी की पाइप्स है वो तो हमारी ब्लड सप्लाई है, और जो बिजली का कनेक्शन है वो हमारा जो कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट का। तो उसमें जो जैसे हम देखते हैं कि कई बार पानी की सप्लाई चली जाती है तो बिजली भी चली जाती है ना, क्योंकि पानी के उससे प्रेशर से टरबाइन रन करके हम बिजली जनरेट करते हैं। और कई बार होता है कि बिजली चली जाती है तो पानी भी नहीं आता है ना, तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। वैसे ही हमारे हार्ट में भी ऐसे होता है कि ब्लड की सप्लाई जाने से हमारा जो कंडक्शन सिस्टम होता है उसमें हमारा जो इम्पल्स जाता है हार्ट का, जो हमारे हार्ट को बीट करवाता है, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसकी वजह से कई बार हार्ट फड़क भी सकता है और कई बार टोटली स्टॉप भी हो सकता है, और कई बार अपने आप में कई बार कंडक्शन सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से भी हार्ट जो है वो
कंडक्शन में प्रॉब्लम आने की वजह से कई बार फड़क जाता है या हम्म, बंद हो जाता है। हम्म, तो दोनों सिचुएशन में किसी भी कारण से हार्ट अगर बंद हो गया तो वो एक बहुत ही डायर इमरजेंसी है। ओके, वो उसमें हार्ट अटैक में तो आपका गोल्डन आवर भी था आपके हम्म, पास, और हम्म, फिर भी समय है कि 8-10 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ कर लोगे तो बच हम्म, जाएगा हार्ट। लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट है उसमें आपके पास 3 to 5 मिनट्स का समय होता है सिर्फ, क्योंकि ओके, 3 मिनट्स के बाद जो होता है ब्रेन डेड हो जाता है। हम्म, तो अगर हमने उसको विदिन 3 to 5 मिनट्स रिवाइव नहीं किया हार्ट को, हम्म। तो ब्रेन आपका हमेशा के लिए डेड हो जाएगा। फिर हम बाद में अगर हार्ट को रिवाइव भी कर देंगे तब भी आपका ब्रेन कभी अलाइव नहीं होएगा अच्छा फिर। डॉक्टर पुरी, वैसे जैसे आपने कहा हार्ट अटैक में एक गोल्डन आवर होता है या कुछ टाइम में फिर भी हम कहीं ना कहीं पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट में जैसे आपने बोला 2-3 मिनट का ही टाइम होता है, तो उतने टाइम में तो बंदे को, नॉर्मल बंदे को समझ ही नहीं आती कि मेरे साथ हुआ क्या। तो दैट मीन्स देयर आर मोर चांसेस ऑफ द डेथ। नहीं, वो आपने अगर 3 मिनट में कुछ नहीं किया तो डेथ ही है। तो फिर तीन तो मिनट में पर्सन वो इज क्या, डेड। हाँ, पेशेंट क्या करेगा तो 3 मिनट वो में? पेशेंट तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो उसको तो कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो जो भी नियर बाय है उनको सीपीआर करके, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं हम इसको, ओके, जो कार्डियक मसाज होती है, तो ओके, उसमें उनको फ्लैट लेटा के हम्म, फर्स्ट हम उनको आवाज़ दे के बुलाते हैं। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता फिर हम उनकी पल्स चेक करते हैं, उनकी ब्रीदिंग चेक करते हैं। अगर वो नहीं, ब्रीदिंग भी नहीं है, पल्स भी नहीं है, इसका मतलब कार्डियक अरेस्ट हो गया। फिर हमने तुरंत जो है उनका सीपीआर शुरू करना है। तो ओके, उसमें कंप्रेशन करते हैं हम, मोर देन 100 टाइम्स कंप्रेशन करते हैं। हम्म, छाती के सेंटर में जो हड्डी होती है, स्टर्नम बोलते हैं, इसके ऊपर हम कंप्रेस करते हैं। और हम अगर अकेले हैं तो हम 30 कंप्रेशन करने के बाद फिर 2 सांस देंगे मुंह से उनको, और उसके बाद फिर से 30 कंप्रेशन करने पड़ेंगे। अगर हमारे साथ कोई और है तो वो सांस दूसरा व्यक्ति दे सकता है, आप कंप्रेशन कीजिए। और लेकिन ये स्टार्ट करते कर वक्त ये हमको ज़रूर इंश्योर करना है कि हम एक इमरजेंसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को और किसी फर्स्ट एड के लिए किसी को इन्फॉर्म करें, इन्फॉर्म कर दें। ताकि जब तक वो पहुंचेंगे तब तक हमको ये सीपीआर कंटिन्यू करना है। अगर ओके, हम उसको बीच में डिस्टर्ब कर देंगे तो 3 मिनट के अंदर ब्रेन डेड हो जाएगा। ओके, तो ये सीपीआर की जो ट्रेनिंग है ये हर इंसान को होनी चाहिए। क्यों ओके, बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, स्कूल में, कॉलेजेस में और सब लोग जो होते हैं वो उनको सिखाया जाता है। और इंडिया में भी अवेयरनेस आ रही है। और जब मैंने आपको जो एपिसोड बताया था, जब प्लेन में हमको कार्डियक अरेस्ट हो गया था पेशेंट को, तो हमको करना पड़ा था सीपीआर। तो उसके बाद फिर मैंने भी पर्सनली काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि हम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में जाके जो भी हमको कहता है हम उनको जाके वर्कशॉप्स करवाते हैं, जिसमें हम डमी ले जाते हैं और उनको ट्रेन करते हैं कि कैसे सीपीआर दिया जाता है। क्योंकि अगर ये आपको आता है तो आपके घर में, पड़ोस में, वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो आप उसको रिवाइव कर सकते हो। और एटलीस्ट उसको तब तक आप सीपीआर कंटिन्यू कर सकते हो जब तक कि फर्स्ट एड नहीं आती। मतलब जब सपोज आपने कहा कि कलकत्ता का रास्ता वहां से 5 घंटे का था, तो आप लगातार 5 घंटे सीपीआर देंगे? हाँ, फिर बीच में जैसे पेशेंट का अगर हार्ट रिवाइव हो जाता है तो उसके बाद फिर हम उसको सीपीआर को अबैंडन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कई बार होता है कि रिवाइव हो जाता है लेकिन फिर से अरेस्ट हो जाता है, तो हमको जब भी अरेस्ट होगा हमको कंटिन्यू रखना कंटिन्यू पड़ेगा। करना हम पड़ेगा। उसको अगर छोड़ देंगे तो वो 3 to 5 मिनट्स में हमेशा के लिए डेड हो जाएंगे। ओके, हाँ जी। तो एक हम सुनते हैं कि बाईपास सर्जरी हो गई, एक हम वर्ड सुनते हैं स्टंट डलवाने हैं, एक हम तीसरा वर्ड पेसमेकर है। जी। तो इनमें क्या डिफरेंस है कि मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि स्टंट की जरूरत है, पेसमेकर की है, या बाईपास सर्जरी करवानी है हमने? पेसमेकर जो होता है वो होता है जब हमारे कंडक्शन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, जैसे ओके, बिजली के सर्किट में आपके प्रॉब्लम आ गई, तो हम जैसे जनरेटर लगा देते हैं। तो वैसे ही अगर हमारे हार्ट के कंडक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें जो बिजली का करंट जाता है ना, जो हमारे हार्ट के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, उसमें अगर कंडक्शन में दिक्कत आ रही है तो फिर हम उसमें बाहर से जनरेटर लगाते हैं ना, जिसमें बैटरी होती है, और उसको अंदर कनेक्ट कर देते हैं। तो जब अपने हमारे हार्ट में भी पेसमेकर होता है, जो एसए नोड बोलते हैं जिसको, ओके, तो
जब उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए या आगे कंडक्शन में कहीं एवी नोड होता है एक जो एट्रिया से वेंट्रिकल के बीच में इम्पल्स को आगे लेके जाता है, तो उनमें कहीं पे भी जब प्रॉब्लम आ रहा होता है ना, फिर उस पर डिपेंड करता है कि हमारे को कौन सा पेस मेकर लगाना है। तो वो पेस मेकर जो होता है वो बाहर से पेस करता है उसको जहाँ पे ज़रूरत है। हम सिंगल चेम्बर होते हैं, डुअल चेम्बर होते हैं, फिर हमारे कुछ पेस मेकर होते हैं जैसे जिनका पंपिंग वीक हो जाता है, उनमें या तो हम आईसीडी डालते हैं या फिर उनको सीआरटीडी बोलते हैं हम। तो वो डिफरेंट होते हैं, तो वो जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक हम बताते हैं उनको कि आपको कौन सा पेसमेकर चाहिए। तो पेसमेकर बेसिकली जो है वो हार्ट के कंडक्शन को आर्टिफिशियल बैटरी के जरिए जो हम स्किन के नीचे इम्प्लांट कर देते हैं और उसकी कनेक्शन जो होते हैं अंदर हार्ट के चेम्बर्स के साथ कर देते हैं। तो वो उनको फिर पेस करना शुरू कर देता है, ताकि जब हार्ट अपने आप से नहीं काम कर रहा तो वो उसके जरिए जो है इम्पल्स जाएगी और वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। लेकिन जो स्टंट होता है वो जो हमारी जैसे आर्टरीज होती हैं उनके लिए होता है। तो जैसे हमारे पानी की पाइप है, अगर उसमें अंदर कुछ ब्लॉकेज आ जाए तो उनको उसको खोलना पड़ता है। तो वैसे ही जो है हम आर्टरीज को जो है या तो हम उनको स्टैंड के द्वारा उसको पहले बलून डायलेट करके खोल देते हैं आर्टरीज को और फिर उसमें स्टंट डाल देते हैं। तो उसको हम स्टेंटिंग बोलते हैं। और जो बाईपास होता है वो जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी रोड में ब्लॉकेज हो गई, ट्रैफिक जैम हो गया, तो हमारे पास एक तो तरीका है कि हम रोड को थोड़ा वाइडन कर दें और गाड़ियाँ फिर चलनी शुरू हो जाएंगी वहाँ से। लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर दोबारा से जैम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कि हम एक फ्लाईओवर बना दें। तो फ्लाईओवर जो होता है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और उसमें अगर नीचे ब्लॉकेज भी हो जाए रोड में तो फ्लाईओवर से गाड़ियाँ चली जाएंगी। अगर फ्लाईओवर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो नीचे की रोड से गाड़ियाँ जा सकती है। तो हमारे पास दो रास्ते हो गए। तो बाईपास जो होता है वो उसकी वजह से एक हम ग्राफ्ट लगा देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके दो रास्ते हो गए। एक तो जो आपका पहले जहाँ से डिजीज़ थी और दूसरा जो आपका नया बाईपास बन गया उसके थ्रू। तो अगर नीचे का रास्ता बंद भी हो जाए तब भी ब्लड जाता रहेगा। तो उसमें ये पाया जाता है कि जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है वो इम्प्रूव हो जाता है पेशेंट का। तो जैसे 5 इयर्स के बाद 10 इयर्स के बाद बहुत सारे ट्रायल हुए हैं। जो सबसे बड़ा ट्रायल सिंटेक्स ट्रायल था, उसके 10 ईयर से भी ज़्यादा के फॉलोअप आ चुके हैं। तो उसमें ये पाया गया कि जिनको मल्टीपल वेसल में डिजीज़ होती है और जिनको डायबिटीज़ होती है या जिनका पंपिंग कमज़ोर हो जाता है, तो उनमें बाईपास करने से ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसमें स्टेंटिंग करने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। तो उसमें वो जो लेटेस्ट गाइडलाइन भी आई हैं अभी पिछले साल की, उसमें भी उन्होंने यही रिकमेंड किया है कि ऐसे लोगों को बाईपास करना चाहिए और उसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी ज़्यादा होता है, रिस्क भी कम होता है। और उन्होंने देखा कि 5 ईयर के बाद जो है स्टेंटिंग वाले लोगों को ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारे लोगों को जो है दोबारा से या तो बाईपास कराना पड़ता है या उनको दोबारा से स्टेंटिंग हो बाईपास इज अ जाती है। बेटर टेक्नोलॉजी देन स्टंट्स। हाँ, फॉर मल्टीवेसल डिजीज, डायबिटिक पेशेंट्स एंड दोज हु हैव गॉट हार्ट फेलियर, इस्चेमिक हार्ट फेलियर, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, तो उनके लिए इट इज़ लेस रिस्की कंपेयर टू स्टेंटिंग एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट इज आल्सो मोर। उससे सर्वाइवल इम्प्रूव हो जाता है। हाँ जी। लेकिन लोगों की जनरल धारणा ये होती है, वो सोचते हैं कि स्टेंटिंग ज़्यादा सेफ है, बाईपास ज़्यादा रिस्की है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सो व्हाट अदर टेक्नोलॉजीज आर देयर फॉर हार्ट जो इंडिया में आ चुकी हैं? जैसे हम रोबोटिक्स का बहुत सुनते हैं कि रोबोटिक सर्जरीज बहुत आजकल इन है, तो आर दे रियली बेनिफिशियल टू द पेशेंट और नो? इसमें कार्डियक में जो मैं ये नहीं कहूँगा कि दे आर मोर बेनिफिशियल, क्योंकि जो है हार्ट में बहुत प्रिसीजन चाहिए होता है। स्पेशली जैसे बाईपास सर्जरी करते हैं तो उसमें हमारे इंडियंस की आर्टरीज जो होती हैं या 1.5 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर डायमीटर की होती हैं और उसमें आपको मल्टीपल
15-16 सूचर लगाने हैं, हम्म तो उसमें जब आप रोबोटिक से करते हो तो एक एडिशनल रिस्क फैक्टर आप ऐड कर रहे हैं। और हमारे जो लर्निंग कर्व जो होता है रोबोट में कार्डिक के लिए बहुत लंबा है, और पूरी टीम हैज़ टू बी ट्रेंड एडिक्वेटली। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है वो अच्छी हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें अगर साइंटिफिकली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जिसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो फिर हम तभी कह सकते हैं कि ये टेक्निक उससे बेटर है। लेकिन बाकी कुछ स्पेशलिटीज़ में रोबोटिक के जो है अच्छे भी रिजल्ट्स पाए गए हैं, जैसे पेल्विक सर्जरीज हैं, यूरोलॉजी की, गायनी की सर्जरीज हैं, गॉल ब्लैडर निकालना है, तो उसमें जो है आपको इतना माइन्यूट काम नहीं करना, बारीक काम नहीं करना है। तो उसमें आपने गॉल ब्लैडर निकालना है तो उसमें आपको मैग्नीफाइड स्क्रीन पे देख के आप उसमें निकाल सकते हो। तो लेकिन अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि जो है कार्डिक में जो है इट इज़ नॉट बेटर देन जो हम स्टैंडर्ड टेक्निक्स इतने सालों से कर रहे हैं, और हमारे पेशेंट जो है 20-25 ईयर्स के बाद भी आ रहे हैं। तो रोबोटिक सर्जरी जो है वो कुछ सेंटर्स में होती है कार्डिक में, लेकिन अभी तक जो मेडिकल डाटा है वो कहीं पे भी ऐसा प्रूवन नहीं है कि ये ओरिजिनल जो हम टेक्निक्स कर रहे हैं उनसे बेटर है। So are there any unconventional therapies also? हाँ, बहुत सारी अनकन्वेंशनल थेरेपीज़ हैं जो कि दे आर नॉट ऑल्टरनेटिव टू मेडिकल थेरेपीज, बट दे कैन बी यूज्ड इन एडिशन। तो वो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे स्पेशली प्रिवेंशन में, रिहैबिलिटेशन में उनका बड़ा रोल है, जैसे योगा है और हमारी म्यूज़िक थेरेपी है। तो इस पे भी काफ़ी रिसर्च भी हो रही है, अब्रॉड में भी होती है। तो उसमें ये पाया गया कि जैसे हमने प्रिवेंट करनी है डिजीज़, कार्डिक डिजीज़ की प्रोग्रेशन को प्रिवेंट करना है, या किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, उसके बाद उसका कुछ प्रोसीजर हो गया, बाईपास हो गया या स्टेंटिंग हो गया, उसके बाद हमने उसको रिहैबिलिटेशन करनी है, या सेकेंडरी प्रिवेंशन करनी है, टर्शरी प्रिवेंशन करनी है, उसमें इनका बहुत अच्छा रोल है। लेकिन अगर किसी को टाइट ब्लॉकेजेस है और उसको कई लोग जो होते हैं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि बिना बाईपास के हम आर्टरीज खोल देंगे, तो उसकी वजह से हमारे को बड़ा दुख होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब अननेसेसरली उनकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि वो अनकन्वेंशनल थेरेपीज जो जिनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है वो उसको फॉलो करते रहते हैं। बहुत सारे लोग कैंसर्स में भी ऐसी थेरेपीज फॉलो करते हैं, उनकी इतनी एडवांस हो जाती है स्टेज कि बाद में वो अनक्योरेबल, अनट्रीटेबल हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, विच इज़ वेरी सैड। तो मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ब्लाइंडली ऐसी अनकन्वेंशनल थेरेपीज को फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मेडिकल सुपरविजन में आप कर रहे हो तो बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको इनका बेनिफिट भी हो सकता है इफ़ प्रॉपरली यूज्ड। सो जिनके स्टंट्स डले होते हैं या पेसमेकर या जिनकी बाईपास होती हैं, उनके लिए कोई स्पेशल डाइट्स भी होती है? जैसे लोग कहते हैं घी नहीं खाना, ऑयली चीज़ें नहीं खानी, ये लाइफ लॉन्ग बंद हो जाती है कि इनका कंजम्पशन कोई पोर्शन में लेना ऐसा पड़ता है? बंद तो नहीं होती है, लेकिन हमको एक बैलेंस्ड वे में चलना पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिनका बाईपास होता है, मैं तो सब जिनके भी फैमिली में किसी का बाईपास होता है उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी मैं ये एडवाइस करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बाईपास वालों का अलग खाना बना रहे हैं और बाकियों का अलग बना रहे हैं, क्योंकि बाकियों को भी इक्वल रिस्क है। तो अभी पहले शुरू में मैंने देखा कि एक फैमिली के मैंने 8 मेंबर्स का सर्जरी किया, पहले फादर का किया, फिर उनके भाई का किया, फिर 2 भाइयों का किया, फिर उनके बेटे का किया, फिर उनके पोते का किया। तो ये बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट है कि आपकी फैमिली में किसी को हो गया अगर रिक्वायरमेंट बाईपास का, अब फिर भी पूरी फैमिली कंट्रोल नहीं कर रही। तो मैं सारी फैमिलीज को भी काउंसल करता हूँ कि दे शुड कंट्रोल देयर लाइफस्टाइल, और जो डाइट है जो उनको हम प्रिकॉशन बता रहे हैं वही सबको भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम से बचना है।
तो हम सबको जो गाइडलाइंस हमारी ये कहते हैं कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की कंजम्पशन जो है वो 5 to 6 टाइम्स पर डे होनी चाहिए, जो कि मोस्टली इंडियंस नहीं करते नहीं हैं। करते हैं। वो जो है चपातियाँ ज़्यादा खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं ज़्यादा, और ऑयली चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। तो उसको जो है बहुत ही अवॉइड करना चाहिए, और कोल्ड ड्रिंक्स को भी अवॉइड करना चाहिए। ओके। और जो लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि जो सॉल्ट का इंटेक है वो 5 ग्राम से कम कीजिए, एक छोटे टीस्पून से कम। शुगर इंटेक भी 1 टीस्पून से कम कीजिए, और ऑयल इंटेक 2 टीस्पून से कम कीजिए कुकिंग के लिए पूरे दिन में। और एडिशनल जो है सैचुरेटेड फैट होता है, जैसे घी होता है, बटर होता है, ये इसको अवॉइड कीजिए। नॉन वेजिटेरियन कम से कम खाइए, ओके। ना। तो अगर वो इस तरह की डाइट फॉलो करेंगे तो फ्यूचर में वो हार्ट के पेशेंट नहीं बनेंगे। अच्छा डॉक्टर पुरी, हम ये नॉर्मली सुनते हैं कि मदर को ब्लड प्रेशर था, बेटी को ब्लड प्रेशर है, आगे उसके डॉटर को भी ब्लड प्रेशर है, या मदर को हार्ट प्रॉब्लम है, बेटी को आगे, बच्चों को आगे आ गई, उसके बाद आगे उनके बच्चों को आ गई। तो आर दीज हेरिडिटरी, और ये ऐसा नहीं है कि ट्रैवल करेगी या नहीं करेगी, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है इसका? हेरिडिटरी भी होती है, जो इंडियंस को वैसे ही जेनेटिकली ज़्यादा रिस्क होता है, और जिसकी फैमिली में किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को, उनके सिबलिंग्स को भी हार्ट की प्रॉब्लम होने का रिस्क ज़्यादा होता है। ओके। लेकिन कुछ फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो होते हैं नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, तो जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उनमें हम कुछ कर नहीं सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब जैसे आजकल काफ़ी रिसर्च हो रही है, अब जैसे कुछ नई नई ड्रग्स आ रही हैं जिसमें कि हम जो है जेनेटिक लेवल पे भी उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अब एक इंजेक्शन अवेलेबल है जिसको लगाने से हम जो हमारे ये जो कोलेस्ट्रॉल है उसको ही कंट्रोल कर सकते हैं। जो एलडीएल है उसकी मैन्युफैक्चर होने से ही रोक सकते हैं ये लिवर बर्थ में। के टाइम लगता है? नहीं, वो बाद में लगता है, जिसको रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं। ओके। तो उनमें हम जो है वो लगाते हैं, जिसकी वजह से लिवर में उसकी सिंथेसिस ही बंद हो जाती है, लेकिन उसको पीरियोडिकली फिर रिपीट करना पड़ता है। ओके। लेकिन इससे भी सिंपल जो मेथड्स हैं, जैसे कि जिन लोगों को हेरिडिटरी रिस्क ज़्यादा होता है उन लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि वो अपनी लाइफस्टाइल की स्क्रीनिंग करवाएं, और हम उनके आइडेंटिफाई करेंगे कि लाइफस्टाइल के क्या रिस्क फैक्टर हैं। तो ये रिस्क फैक्टर जो होते हैं मॉडिफाइबल होते हैं। ओके। तो इनको हम मॉडिफाई करके हम उनके जो जेनेटिक रिस्क को काउंटर कर सकते हैं। तो अगर वो अच्छे से उनको कंट्रोल करेंगे तो हो सकता है कि उनको ज़िंदगी भर हो ही ना हार्ट की प्रॉब्लम, या अगर होनी भी है तो यंग एज में होने के बजाय वो हम उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो वो अगर रेगुलरली मेडिकल एडवाइस लेते रहेंगे तो उनकी हम जो है हेल्थ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। सो कुछ ऐसा आप एडवाइस करना चाहें जो आजकल की यंग जनरेशन है, क्योंकि जो पहले वाले 90s वाले लोग हैं वो फिर भी कहीं ना कहीं डाइट कॉन्शियस थे, बाहर से जंक बहुत कम खाते थे, 90% घरों में ही खाना बनता था। आजकल जंक की कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है, अल्कोहल कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है, वेप्स आजकल बड़े फैशन में आ गए, पहले सिगरेट्स के साथ साथ वेप्स आ गए हैं। तो इसके जो हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस हैं, वो आप लोगों को गाइड करना चाहें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, मैं सब लोग को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि जो कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो कि डेथ का लीडिंग कॉजेज़ बनते जा रहे हैं, उसमें नंबर 1 पे आता है स्मोकिंग। तो टोबैको स्मोकिंग जो है, और तरह के भी जो स्मोकिंग है, तो उसमें हमको ना केवल स्मोकर को रिस्क है, जो वो बाहर एक्सहेल कर रहे हैं वही उनके आसपास के लोग इनहेल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सब लोग को रिस्क फैक्टर बढ़ रहे हैं। तो वो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है, प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। और नंबर 2 पे ओबेसिटी आता है, मोटापा। तो हमारे इंडिया में ट्रेडिशन है कि जिसमें ज़्यादा फैट होता है उसको हम हेल्दी बोलते हैं, और जो पतला दुबला होता है उसको हम बोलते हैं कि बहुत कमज़ोर है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता, जो पतला दुबला होता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है, और जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा, उसमें बीमारी का रिस्क ज़्यादा होता है।
तो ये मिसकंसेप्शन हमको दूर करना है। और जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो वो हमारे को खाने में ऊपर से देसी घी डाल के वो खिलाने की कोशिश करते हैं, या चपाती पे घी चौपड़ना बोलते हैं वो लगा के देते हैं। और जब हम जैसे नॉर्मली जैसे मैं तो एक चपाती खाता हूँ, लेकिन जब हम किसी के घर जाते हैं तो वो एक चपाती के बाद फिर से हमारी प्लेट में डालने लगते हैं दूसरी चपाती। हम हाथ से रोकते हैं तो वो साइड से डाल देते हैं। तो एक तरह से वो मतलब हॉस्पिटैलिटी इसको मानते हैं कि भाई एक्स्ट्रा खिलाना है, लेकिन एक्चुअली वो एक अनहेल्दी हैबिट है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा खिला के उनको एक्स्ट्रा बीमारी का रिस्क दे रहे हैं। तो मैं तो सबको ये बताता हूँ कि जैसे हमारे एंसेस्टर्स बोलते थे कि भगवान ने जो हमारे को धरती पे भेजा तो उन्होंने हमारे को कितना अनाज खाना है वो हमारा स्टोर हमारे साथ फिक्स करके भेजा है। तो अगर हम उसको ज़्यादा खाएंगे तो वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो फिर हमको वापस कॉल आ जाएगा। तो अगर हम ये बात मान के चलें तो हम एक्चुअल में जो कहावत है कि 1/4 ऑफ व्हाट वी कंज्यूम कीप्स अस अलाइव, और बाकी का जो 3/4 होता है वो डॉक्टर्स को अलाइव रखता है। तो अगर हम जुडिशियसली अगर हम अपनी डाइट को प्लान करें कि जितनी कैलोरीज हम बर्न कर सकते हैं हम उतना ही कंज्यूम करेंगे, हाँ, तो फिर हम हेल्दी रहेंगे और फिर ये डिजीज होने का रिस्क कम हो जाएगा। डॉक्टर पुरी, जैसे आपने 2-3 बार मैंने सुना घी का बोला है, जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे घी खाना चाहिए, आजकल के डॉक्टर्स कहते हैं घी नहीं खाना चाहिए। तो व्हाट इज द डिफरेंस के मतलब जो पहले वो खाते थे, मतलब पहले दाल में भी, चपाती में भी, हर चीज में घी लेते थे, आजकल डॉक्टर्स ने मना करना शुरू कर दिया, तो ऐसा एक्चुअली क्यों है? पहले ये होता था कि जब हम बचपन में स्कूल जाते थे ना तो हम 5-6 किलोमीटर बैग बस्ता लगा के पीठ पे पैदल जाते थे, पैदल आते थे। और हमारे बुजुर्ग जो थे वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर डेली वॉक करते थे। और हम जब कॉलेज में भी पढ़ते थे तो हम कॉलेज हमारा जो था 7-8 किलोमीटर पे था, फिर हम वहाँ से वापस जाते थे। तो फिर उसके बाद फिर से हम बाजार मार्केट जाते थे तो पैदल ही जाते थे। तो अगर हमारी जो है कैलोरीज बर्न ज़्यादा हो रही हैं, फिर हम कंज्यूम भी कर लेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो जो हम कार्ब्स जैसे यूज़ करते हैं या प्रोटीन हम कंज्यूम करते हैं तो वो मतलब हमारे कितना हमारे को कैलोरीज दे रहे हैं तो उतना भी हमारे को देखना पड़ेगा। जैसे 1 ग्राम अगर हम कार्ब का यूज़ कर रहे हैं तो वो 4 किलो कैलोरीज हमारे को दे रहे हैं, और हम 1 ग्राम फैट यूज़ कर रहे हैं तो हमारे को 9 किलो कैलोरीज मिल रही है। तो अगर हम उतना बर्न नहीं कर पाएंगे तो हमारी बॉडी में स्टोर होता रहेगा। और वो स्टोर होता रहेगा तो फिर वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, बट अगर हम डाइट ले रहे हैं और साथ साथ उसे बर्न कर रहे हैं इन एनी फॉर्म, चाहे वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जिम में कर रहे हैं, देन इट्स ओके टेकिंग डाइट? डेफिनेटली देन इट्स ओके, बट वी हैव टू सी ना कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हम असेस करते हैं कि हमारा जो BMI है वो नॉर्मल रेंज में है कि नहीं, ओके, हमारा जो ट्रंकल ओबेसिटी तो नहीं है, हमारा जो वेस्ट और हाइट का जो रेशियो है वो सही है कि नहीं। अगर सही है फिर हम जितने कैलोरीज वो कर रहे हैं कंज्यूम उतने हम बर्न कर सकते हैं, तो फिर ओके है। बट मैं लोगों को भी ये एडवाइस करता हूँ कि आप पहले जितना कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो पर डे वो हमारे को लिख के दो, फिर हम उनको बताते हैं कि इसकी कितनी आपके बॉडी के अंदर कैलोरीज जा रही हैं, ठीक है ना। जो डाइट वो खाते हैं उसकी लिस्ट बना के दें, सुबह से शाम तक क्या खाते हैं क्या पीते हैं, फिर हम उसकी कैलोरीज कितनी उससे जनरेट हो रही है हमारी बॉडी में, कंज्यूम कितनी हो रही है, वो हम कैलकुलेट करके उनको बताते हैं। ओके, उसके बाद फिर हम वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी लिस्ट हमारे को दे दें, फिर हम उसकी कैलोरीज कैलकुलेट करके उनको देते हैं कि आप कितनी बर्न कर रहे हो। तो अगर हम ये देखें कि अगर आपने सपोज 50 कैलोरीज कंज्यूम की तो उनको बर्न करने के लिए कितनी फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, या 100 कैलोरीज कंज्यूम की तो उसको बर्न करने के लिए कितनी फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो अगर आप वो सामने रखोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे कि आपको 100 कैलोरीज बर्न करने के लिए
कितना कितने काम घंटे करना ब्रिस्क वॉक करनी पड़ेगी या है। कितनी रनिंग करनी पड़ेगी, हम्म। तो फिर आप ऑटोमेटिकली फिर आप रियलाइज करोगे रि- कि हम कितनी एक्सेस में कंज्यूम कर रहे हैं। सो एक नॉर्मल बंदे के लिए कितनी कैलोरीज, मेन के लिए कितनी होनी चाहिए और फीमेल के लिए, मेल के लिए कितनी होनी चाहिए और फीमेल के लिए कितनी होनी चाहिए, वो डिपेंड जो कर नॉर्मल कंजम्पशन हाँ, होनी चाहिए, डिपेंड करता है हेल्दी उनके कंजम्पशन? हाइट के ऊपर, वेट के ओके ऊपर और उनकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, ओके। है ना। कोई इंसान होगा वो फिजिकली बहुत एक्टिव होगा, हम्म कोई होगा वो सेडेंट्री होगा, हम्म कोई होगा वो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में होते हैं ना, तो उसमें एज के हिसाब से भी जैसे एज बढ़ती है हमारी, तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, अच्छा, कई बार हमने ये देखा है हमारा कि लोग डाइट्स मेटाबॉलिक करते रेट भी कम हैं, हो जाता डाइट्स करते है। हैं और उसके बाद भी हार्ट अटैक, मतलब चांसेस उनके होते हैं हार्ट अटैक के। हाँ, वो एक्चुअली डाइट करने की ज़रूरत नहीं होती, वी हैव टू टेक अ बैलेंस्ड डाइट। हम्म क्योंकि जब हम फास्टिंग करवाते हैं, कई लोग बहुत अजीब-अजीब डाइट्स देते हैं डायटीशियंस, जो कि इंडिया में जो है डायटीशियंस दे डोंट वर्क इन कोलैबोरेशन विद द क्लिनिशियंस। जब बाहर की कंट्रीज़ में होता है कि वो टीम वर्क होता है, ओके कि वो हमारे सुपरविजन में जो काम करेंगे डायटीशियन, तो हम उनको हर चीज़ बैलेंस करके बताएंगे। लेकिन जो हमारे डायटीशियंस होते हैं वो ऑनलाइन डिप्लोमा कर लेते हैं या इसमें होम साइंस का ग्रेजुएशन कर लेते हैं और वो अपने आप को डायटीशियन मान लेते हैं, और वो उनको ये नहीं पता कि इस बीमारी में गाइडलाइन क्या है, उनको लेटेस्ट गाइडलाइन नहीं पता, लेकिन वो लोगों को एडवाइस दे रहे हैं, लोग ब्लाइंडली उनकी एडवाइस ट्रस्ट फॉलो कर कर रहे रहे हैं। हैं। तो वो फिर बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि फिर उसकी वजह से जो है रॉन्ग डाइट्स लेके बहुत सारे लोगों को डेफिशिएंसीज आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर पाते, तो बहुत सारे लोगों में अनीमिया हो जाता है, बहुत सारे लोगों में आजकल जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रही है, और बहुत हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग जो है वो डाइटरी सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वो भी एक फैशन बन गया कि डाइटरी सप्लीमेंट लेना है, लेकिन गाइडलाइंस बोलती हैं कि सप्लीमेंट्स का कोई रोल नहीं है। वो सप्लीमेंट्स उन लोगों के लिए होते हैं जो जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट्स में हैं, जो ओनली कंज्यूम नहीं कर सकते प्रॉपर डाइट, लेकिन एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए तो एक नेचुरल सोर्स से ही जो जो भी हमारे को डाइट मिलती है डाइट, वही कंज्यूम करने से बैलेंस डाइट लेंगे तो उनके लिए बेस्ट है। जैसे बार बार आपने विटामिन डी का जिक्र किया है, तो विटामिन डी इज अ कॉज फॉर हार्ट अटैक आल्सो, लो हाँ, पहले विटामिन लोग डी? सोचते थे कि हमारी बोन्स ही सिर्फ वीक होती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, लेकिन अब ये एविडेंस काफ़ी क्लियर है कि जिनमें विटामिन डी लेवल कम होते हैं उनमें हार्ट अटैक होने का रिस्क भी ज़्यादा होता है और हार्ट अटैक फेटल होने का रिस्क भी ज़्यादा होता है। कितना कम? हाँ, नॉर्मली हम मानते हैं कि कम से कम 30 तक तो लेवल होने चाहिए, अगर 30 से कम है तो फिर वो बहुत कम है। फिर वो कम उसको माना हाँ, जाता है। फिर हमको जो एक सिंपल एक्सपोजर टू सनलाइट से भी विटामिन डी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो इंडोर ही काम करते हैं आजकल, तो उनका एक्सपोजर ही नहीं है विटामिन डी सिंथेसिस करने के लिए सनलाइट के लिए। तो कितनी की देर सनलाइट में रहें कि उनका विटामिन डी पूरा हो सकता है? वो डिपेंड करता है कि उनके लेवल कितने हैं और ओके, उनको रिक्वायरमेंट कितनी है। तो सनलाइट उसको पूरा कर देती है कि उसके लिए कोई सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं? अगर सनलाइट एडिक्वेट लेने के बाद और सप्लीमेंट जो डाइट में हमारी नॉर्मली विटामिन डी रिच डाइट्स होती हैं, जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, कर्ड है, उसको लेने के बाद भी अगर आपके विटामिन डी लेवल पूरे नहीं हो रहे तो फिर सप्लीमेंट देने की जरूरत पड़ेगी। सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड। हाँ जी। ओके। डॉक्टर पुरी, आजकल रिलेशनशिप्स की वजह से भी जैसे लोगों को हार्ट ब्रेक्स हैं या और बहुत स्ट्रेस है रिलेशनशिप्स के अंदर, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक्स होते हैं? हाँ, डेफिनेटली आजकल बहुत सारा एविडेंस ये शो कर रहा है कि जो लोग नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप्स में नहीं रह पाते, जो लोग आइसोलेटेड रहते हैं ज़्यादातर और जो अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके नहीं रख पाते, उनमें हार्ट अटैक्स के रिस्क ज़्यादा होते हैं और हार्ट अटैक डेथ का रिस्क भी ज़्यादा होता है, और स्ट्रेस भी ज़्यादा लेवल होता है इनमें। तो स्ट्रेस एक तरह से भगवान ने जो स्ट्रेस
कुछ अच्छी कारण से भी बनाया था कि हम्म जैसे कोई इमरजेंसी है उससे डील करने के लिए जो बॉडी में हमारे चेंजेस होती हैं, हम्म जैसे हम रोड में जा रहे हैं अगर, तो हमारे पीछे अगर कोई डॉगी पड़ जाता है तो ये हमारे एकदम बॉडी के अंदर जो होता है एड्रेनलिन रश होता है, जिसकी वजह से हार्ट तेज़ी से पंप करने लगता है। और ये एक्चुअली बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि या तो अगर हमको फाइट करना है तो एक फाइट रिस्पॉन्स होता है या फ्लाइट होता है कि हम भाग जाते हैं। तो नॉर्मली जितनी तेज हम भागते हैं उससे हम कई गुना ज़्यादा तेज भाग जाते हैं बिकॉज ऑफ द एड्रेनलिन रश की हार्ट जल्दी जल्दी पंप करता है ताकि मसल्स को जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं या जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो डिलीवर कर सके। और हमारा उसकी वजह से हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स भी बढ़ जाते हैं क्योंकि उस टाइम कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो जो है एक इमेजिनरी डॉगी को अपने दिमाग में भगाए रखते हैं, है ना, वो सोचते रहते हैं अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो उसकी वजह से सिमिलर रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जनरेट होता रहता है। तो उसकी वजह से हमारे शुगर लेवल बढ़ने लगते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, फिर वो डायबिटिक हो जाते हैं, फिर हमारा हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, उसके बाद फिर हमारे आर्टरीज रिजिड हो जाती हैं हार्ट की, फिर हार्ट अटैक होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस जो है हमारा बहुत बड़ा एनिमी है। और दूसरी बात यह है कि हमको स्ट्रेस को कंट्रोल करना आना चाहिए क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारे वर्क प्लेस में भी स्ट्रेस होता है, घर में भी स्ट्रेस होता है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी होता है। तो स्ट्रेस इज अनअवॉइडेबल बट वी शुड लर्न हाउ टू डील विद स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। तो उसके लिए कोई डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि किसी को म्यूज़िक पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को गार्डनिंग। तो वी शुड स्पेयर टाइम एवरी डे टू मेक श्योर दैट वी टेक केयर ऑफ आवर पैशंस ऑल्सो। और उसके अलावा जो ये रिलेशनशिप्स हेल्दी बनाने के लिए जो होता है, एक तो हमारे को ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू डेवलप टॉलरेंस। और टॉलरेंस का लेवल आजकल बहुत लो हो चुका है ना। तो हम छोटी सी बात पे कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं और एंगर बहुत ज़्यादा है, तो एंगर कंट्रोल करना भी आजकल लोगों को नहीं आ रहा है। और इसके अलावा जो है हम अननेसेसरली भी कई बार जैसे रोड रेज है, बहुत सामने रेड लाइट है, फिर हम हॉन्क करके ओवरटेक करते हैं, फिर रेड लाइट पे फिर रुकना पड़ता है, उसके बाद ग्रीन होने से पहले ही हॉन्क करना शुरू करते हैं। तो हम अपने लिए भी स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे हार्ट ब्रेक्स जो हैं उसका भी हार्ट पे इम्पैक्ट होता है। तो पहले जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया तो हमने देखा बहुत बार जो होते हैं स्पेशली यंग फीमेल्स जो हैं वो आते थे, तो उनको जैसे सिम्टम्स होते थे विच आर सिमिलर टू कार्डिक प्रॉब्लम, बट उनके हम सारे टेस्ट करते थे, उसके बाद मालूम पड़ता था कि प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ भी। तो हम लोग पहले सोचते थे कि क्या प्रॉब्लम है, तो फिर बाद में जो है हमने देखा कि जापानीज़ ने इसको एक टर्म दी, ताकात्सुबो कार्डियोमायोपैथी। तो उसमें जो उन्होंने ये दिखाया कि जो हमारे हार्ट पे कोई ऐसा इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ सम लाइक किसी की डेथ होने के बाद या कोई हार्ट ब्रेक हो गया, किसी से रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, तो उसके बाद जो हमारे बॉडी में केमिकल्स जनरेट होते हैं उसकी वजह से उनके इम्पैक्ट से कई बार मतलब हार्ट के सिमिलर सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। और उसमें इवन जैसे हम उनका इकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो हार्ट की जो शेप होती है वो ऐसी हो जाती है जैसे कि हार्ट फेल हो रहा हो, वैसी हो जाती है। तो उसको जो है अगर हम थोड़ा रीएश्योरेंस दें या किसी पेशेंट को थोड़ी बहुत मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद जो है वो थैंकफुली वो टेम्परेरी होता है, उसके बाद वो रिकवर हो जाते हैं। तो हार्ट जो हम बोलते हैं हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, हार्ट अटैक एक आया, दूसरी बार आया, कितने हार्ट अटैक एक नॉर्मल पर्सन बंदा ले सकता है? उसमें कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है। कईयों को तो फर्स्ट अटैक ही आता है, उसी में वो डेथ हो जाती है। कई बार
पेशेंट हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाता, कई बार बैठे बैठे ही कोलैप्स होके डेथ हो जाती है। और कई बार होता है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी आर्टरी बंद हुई है ना। अगर आपकी लेफ्ट मेन आर्टरी जो होती है अगर उसमें बंद हो जाए तो इमीडिएटली ड्रॉप डेड हो जाता है। लेकिन अगर जैसे बाकी जैसे एलएडी आर्टरी है, उसको आर्टरी ऑफ विडो भी बोलते हैं, ओके। तो उसके आर्टरी की अगर शुरू में ब्लॉक हो जाए तो डेथ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओके। और अगर सपोज मिड में ब्लॉक हो या आगे जाके ब्लॉक हो तो क्योंकि कम एरिया जो है वो डेंजर में होता है तो उसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता वो। या फिर कोई आर्टरी की छोटी ब्रांच अगर ब्लॉक हो जाती है तो उतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा। लेकिन अगर मेन आर्टरी शुरू में ही बंद हो जाती है तो फिर वो जैसे आपका मेन स्विच घर का ऑफ होता है तो पूरे घर की बत्ती चली जाती है, वो उस तरह से ही फिर वो हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जब होगी तो धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन जैसे कैंसर में होता है कि फर्स्ट स्टेज में सिम्टम होते हैं, फिर धीरे धीरे सेकंड स्टेज में और बढ़ जाते हैं, फिर थर्ड स्टेज में और पर बढ़ लोग जाते हैं। इग्नोर कर देते हैं उसे। हाँ, लेकिन हार्ट में ऐसा नहीं होता। हार्ट में बहुत सारे पेशेंट्स को कुछ भी सिम्टम नहीं होते और सडनली ड्रॉप डेड हो जाते हैं, जिसे हम साइलेंट अटैक भी बोलते हैं। हाँ, साइलेंट अटैक भी बोल सकते हैं। और डायबिटीज़ में ये बहुत कॉमन होता है, ओके। उनमें कई बार पता ही नहीं चलता कि कुछ प्रॉब्लम है और सडनली ड्रॉप डेड हो जाते हैं। ओके। और फीमेल्स में भी ऐसा वो होता है बहुत बार ओके। कि सडनली विदाउट एनी सिम्टम्स भी कोलैप्स हो सकते हैं। तो इसलिए हम सबको यही एडवाइस करते हैं कि हार्ट को इग्नोर मत करो, क्योंकि भगवान ने हमारे को 2 किडनी दी है, एक फेल हो जाए तो दूसरे से भी काम चल जाता है, 2 आंखें दी हैं, एक ब्लाइंड हो जाए तो दूसरे से भी दिख जाता है। बट हमारे को अनफॉर्चुनेटली एक ही हार्ट दिया है, तो उसके लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ट को कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो सडनली भी ड्रॉप डेड हो सकते हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना इसको चाहिए। इग्नोर नहीं करना हाँ चाहिए। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर पुरी। हाँ, आज thank you आपने जी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दी है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स भी हैं और लोग मिथ भी मानते हैं, कई अर्ली साइंस हैं जिनको इग्नोर कर देते हैं। बट आई गेस जो आज आपने जितनी इंफॉर्मेशन दी है तो लोगों को काफ़ी अवेयरनेस भी मिलेगी और जो चीज़ें वो इग्नोर करते हैं वो शायद वो आगे नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन आई ओपनिंग इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं सब लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकूं। तो हमारा ये अटेम्प्ट रहता है, हमने 2011 में कार्डियोमर्जन स्टार्ट किया था और उसका मेन पर्पस ये था कि बिकॉज 80% ऑफ द कार्डियक प्रॉब्लम्स दे आर प्रिवेंटेबल, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। इवन डॉक्टर्स में भी, बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स में भी अपडेट्स नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि हम इतनी अवेयरनेस फैलाएं कि लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो ही ना और उनको किसी भी प्रोसीजर की ज़रूरत ना पड़े और सब लोग हेल्दी रहें। लेकिन उसके लिए जो है ये हमको जो वर्ड्स हैं अपने वो दूर दूर तक पहुंचाने पड़ेंगे और अवेयरनेस भी प्रॉपर एब्सोल्युटली पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मिथ्स में फ्लोट करते रहते हैं और वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लेके अपना रॉन्ग ट्रीटमेंट करते रॉन्ग रहते हैं। ट्रीटमेंट कराते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू।